अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मेरे घर माननीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जो गोरखपुर के जन्मवासी हैं और वाराणसी में रहते हैं, AICC के प्रवक्ता हैं। हमने 2024 के चुनाव से पहले इनका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्सेस जयप्रकाश चतुर्वेदी अगर जुगलबंदी बन जाती है तो बराबर का मुकाबला होता है, ऐसा घोषित किया था। लेकिन हमारी बात अनसुनी करने की वजह से मोदी जी जीत गए। मैं वो तफसील में जाना नहीं चाहता। लेकिन ये जो भाई हैं, ये मिलिट्री के ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और इनका ज्ञान इतना है कि भारत की इतिहास को हर तरीके से जानते हैं। ये सनातनी ब्राह्मण हैं। अल्लाह की मेहरबानी, अक्सर लोग ब्राह्मणों से बैर करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के जितने भी भाई हैं मुझसे जुड़े हैं, जिनमें जयप्रकाश चतुर्वेदी हैं। इनका नंबर 6393697728 मुझे बरजुबानी है, क्योंकि ये मेरे दिल में रहते हैं। तो इनकी मालूमात को और इनकी जो हिम्मत है, इसे अगर पार्टी AICC अपनी ताकत लगा दी तो ये 543 लोकसभा में कौन से भी लोकसभा से जीत कर आते हैं, ये मेरा दावा है। मैं बनी बनाई बात नहीं करता, जो हकीकत है वही बताता हूँ। तो ये भाई साहब ऐसे हैं, सनातनीय ब्राह्मण रहने के बावजूद मुसलमानों से, दलितों से इतना प्यार करते हैं जिसकी हद नहीं है। तो ख़ासकर मेरे साथ बहुत से ब्राह्मण भाई जुड़े हैं, जिनमें ये मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। और एक हैं संत युवराज जी, जो संतों के संत हैं, इंटरनेशनल संतों के सदर हैं। उनका नंबर है 9927404606। तो और एक मेरे ब्राह्मण भाई हैं जिनका नाम सुनील शास्त्री है, वो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नंबर है 9873474620। और एक मेरे भाई हैं जो सिख समाज से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम दिनेश कुमार पुरी है, उनका नंबर है 9899975201। तो इस तरह देश के कई कोने कोने से लोग मुझसे जुड़े हैं। उनमें ये मेरे जयप्रकाश चतुर्वेदी भाई भी हैं। ये बड़ा तगड़ा बोलते हैं, मेरे बारे में जो जानते हैं वो आपके सामने बोलेंगे। और यहाँ मोहतरमा निधि शर्मा तो ये ग्वालियर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। मेरे साथ जुड़ी हुई और एक शर्मा हैं, प्रीति शर्मा, AICC के ऑफिस बेरर हैं, वो दिल्ली से हैं। और भी कई ब्राह्मण बहनें मुझसे जुड़े हैं, जिनका मैं दिल से आदर करता हूँ, वो मुझे अपने दिल से आदर करते हैं। तो यही साबित करता है कि हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई MA BEd, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू, विचारवादी, क्रांतिकारी कवि, राष्ट्रीय अध्यक्ष नौरंग कांग्रेस पार्टी, 9731269463। मैं हर धर्म से, हर जात से, हर भाषा से, हर प्रांत से और हर पार्टी से दिल से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे दिल से प्यार करते हैं। मैं सबसे पहले जयप्रकाश चतुर्वेदी जी का स्वागत करता हूँ। ये AICC के जाने माने तगड़े प्रवक्ता हैं। सामने वाले को धज्जियाँ इस तरह उड़ाते हैं, वो अपने अंदाज में आप धज्जियाँ उड़ाएंगे। मैं सवाल करूँगा, वो जवाब देंगे। भाई साहब, आप
अपनी तारीफ करिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। मेरा नाम पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी है। मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ, गोरखपुर का। और मैं कांग्रेस की यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं रहा, मैं चंद्रशेखर जी के यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। इसलिए बेबाक टिप्पणी करना मेरे स्वभाव में है, मेरी आदत है। गलत को गलत कहना अगर बगावत है तो पूरे देशवासियों ये समझ लीजिए कि मैं बागी हूँ। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस समय देश का माहौल जो है बहुत ही नाजुक मोड़ पे पहुँच चुका है। भाजपा ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है, मोदी ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है। और जब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लक्ष्मण रेखा को पार किया है तो उसका पतन निश्चित हुआ है। रावण मिले हैं। सिर्फ एक द्रौपदी के चीरहरण करने से विश्व का सबसे बड़ा युद्ध न भूतो न भविष्यति महाभारत हुआ था, और जिसमें कौरव पक्ष के तमाम महारथी भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, अंगराज कर्ण विजय धनुष रहने के बाद भी कोई परास्त नहीं कर सकता था। द्रोणाचार्य, एक बार देवता भी उनके सामने आते तो देवता भी हार जाते। सबका पाप का भागीदार जो भी बनेगा। अब मैं आपको उसका पतन होगा और एक कहानी सुना देता हूँ। कैप्टन राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री गए थे, तो उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। हम लोग को बखूबी याद है, नई नई टीवी आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि ऊपर से भारत कैसा दिखाई देता है। तो इकबाल साहब ने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप बताइए, मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं आया, ब्रिटानिया गवर्नमेंट में हिंदुज़म खतरे में नहीं आया, और देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू। यहाँ तो बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या कहीं हो। इस देश का बेरोजगार सड़कों पे धक्के खा रहा है। नौजवानों को छेड़ना, इस देश की ताकतवर पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। हिंदुस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितना बड़ा धूर्त है, आरएसएस मतलब अब चुनाव आयोग जो है, यूं कह सकते हैं कि भाजपा के विंग के तौर पे काम कर रहा है। मैं एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ। देखिए भाई साहब, मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत आदर करता हूँ, बहुत ही ये करता हूँ, क्योंकि वो 2014 में जब उन्हीं के पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी उनके खिलाफ थे, इसके बावजूद वो पीएम बने 2014 में। फिर 2019 में फिर से पीएम बने, अब 2024 में फिर से पीएम बने। इस बार मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैंने जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ, 236 का आंकड़ा बीजेपी के चुनकर आते ही बता दिया, 4 ज्याद आए। वो किसकी गलती थी नहीं मालूम, लेकिन मेरा अंदाज़ा सही निकला। लेकिन मैं एक फार्मूला आपके सामने रख रहा हूँ, हालात हाजिरा में, यानी आज के हालात में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम घोषित किया जाए, बीके हरिप्रसाद को एआईसीसी का सदर घोषित किया जाए, और सीएम इब्राहिम जो देवेगौड़ा जी को पीएम बनाने में मेन रोल अदा करे थे, उनको जो है इंडी गठबंधन का सदर बनाया जाए। ऐसा अगर बनाएंगे तो ना रहेगी सरकार तो अपना तुम्हारा बोलबाला चलेगा, तुम्हारी सरकार आएगी। क्या ऐसा
क्या ऐसा AICC वाले और इंडी गठबंधन वाले कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, कोई ये नहीं जानता था कि इस देश में कांग्रेस में दोबारा दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, एक मिनट सुनते जाइए, एक मिनट सुनिए। आज आप इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, इसको लोकसभा चुनाव से पहले मैंने मैं कई चैनलों पे बयान दे चुका हूं कि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ही PM के प्रमुख दावेदार हैं इंडिया गठबंधन के तरफ से। इन्हें ममता बनर्जी भी पसंद कर चुकी थी, इन्हें जो है उद्धव ठाकरे और इन्हें शरद पवार और यहाँ तक कि मैडम श्रीमती सोनिया गांधी भी पसंद कर चुकी थी। आप बताइए, किसी ने सोचा होगा कि एक अल्पसंख्यक समाज का नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति इस देश का PM होगा? महान अर्थशास्त्री लास पार्की के शिष्य डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने एक पेन से 1 मिनट में देश के तमाम किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, लगभग 75,000 करोड़। ये PM तो सिर्फ अडानी अंबानी और कुछ 10-5 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं। मेरे कहने का प्राय है कि इस देश का दुर्भाग्य है और इस देश की जनता की देन है कि नरेंद्र मोदी उर्फ राजा बाबू, आप लोगों को राजा बाबू समझ में नहीं आता है तो गोविंदा की एक पिक्चर आती है राजा बाबू, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप बता दीजिए मुझे कि एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में MPhil किया हुआ व्यक्ति और 80 फुट समुद्र में विदाउट ऑक्सीजन गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, दुनिया के किसी तरह की हवाई जहाज उड़ाने वाला व्यक्ति, अगर बालक बुद्धि है तो बहुत मुश्किल 9वीं पास फर्जी तरीके से BA में किए हुए व्यक्ति को इस देश की जनता जानते हैं क्या बोल रही है? बैल बुद्धि, गधा बुद्धि। मैं यहाँ आपके सवाल को रोक कर सवाल करता हूँ। देखिए, आज मैं तुम्हारे ये जो सवालात हैं मैं 2018 से सुनते आया हूँ। ये आपकी जगह सही है या गलत है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैनेज करने में जितना मोदी जी माहिर हैं उतना आप क्यों नहीं, ये सवाल है, वो उसे बाजू रखेंगे। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है, आज अगर आप चाहें तो 293 NDA के पास हैं, 293 लोकसभा के मेंबर NDA के पास हैं। उसमें से अगर 21 तुम निकाल लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी, और शादी भी करवाता हूँ, श्राद्ध भी करवाता हूँ जी, दोनों काम करते हैं जी जी, शुभ का काम अशुभ का भी काम। हाँ, और ब्राह्मणों ने कभी समाज को तोड़ा नहीं, तोड़ेंगे भी नहीं और तोड़ेंगे भी नहीं। कुछ नकली अनपढ़ जाहिल हर धर्म में, हर बिरादरी में होते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये देश मध्यावधि चुनाव को झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि 23 तारीख के बाद मोदी जी PM नहीं रहेंगे। 23 तारीख, तो हाँ 23, यही 23 नवंबर, ये नवंबर 23। हाँ, तो मैं यहाँ आपके लिए मैं एक सवाल और कर रहा हूँ। देखिए, इसी घर में मैं ऐसे ही मीडिया वालों को बुलाकर सबसे पहले तुम्हारा जो इंडी गठबंधन बना बेंगलुरु की मीटिंग हुई, वो मीटिंग होते ही मैं क्या किया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है PM को घोषित किया। तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप भी सहमत हुए, आप भी तगड़ी आवाज़ में बोल दिए। आपके साथ साथ दिल्ली के कई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी बयान किया। तो ये आवाज़ फैलते ममता बनर्जी को पहुंची, आम आदमी पार्टी को पहुंची, सब भी पहुंचे। सबको पहुंचने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आज कल डिक्लेयर होने वाला था। नागपुर में फिर इंडी गठबंधन की मीटिंग हो गई। वहाँ सिद्धरामैया जी क्या कहे,
राहुल गांधी पीएम बनेंगे ये डिक्लेयर करे, जिसकी वजह से 292 इंडी गठबंधन के आने के वो मार पड़ गया। तो वहाँ कहीं न कहीं सरकार ये तुम्हारा इंडी गठबंधन का मंसूबा नाकाम भी आकर मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं। आपको क्या? दरअसल उत्तर प्रदेश में जानते थे कि हम 70 से 75 सीटें बीजेपी निकाल लेगी, लेकिन यहाँ गलतफहमी की शिकार हो गई। आखिरी में इन्होंने 15 से 20 सीट जो मैनेज की थी डीएम के मार्फत, डीएम जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है। हमारे गोरखपुर के बांसगांव कॉन्स्टिट्यूंसी सुरक्षित है, वहाँ से सदल प्रसाद थे, लगभग 28-30 हज़ार वोटों से आगे चल रहे थे, उन्हें 3100 वोटों से हरा दिया गया, सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया गया। इस तरह से तमाम जगहों पे हुआ था। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, चीफ इलेक्शन की लापरवाही के वजह से चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ। आज देश को टी.एन. शेषन जैसे चीफ इलेक्शन की आवश्यकता है कि नेताओं की कुर्सियां हिल जाया करती थी। प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा राज्यसभा से देना पड़ गया था क्योंकि उनका समय कार्यकाल पूरा हो गया, और चुनाव आयोग ने कहा कि अभी चुनाव में थोड़ा समय लगेगा। मैं आप मेरे सवाल से हट कर जवाब दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, आप राजीव अग्रवाल जी पर तहमत दे रहे हैं। देखिए, अभी महाराष्ट्र के डीजीपी, वो लेडी डीजीपी हैं, इनको हटाने के लिए अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुहार लगाई, नहीं हटाया। और बीजेपी के नेताओं ने झारखंड के डीजीपी के खिलाफ आवाज़ लगाई, गुहार लगाई, तुरंत हटा दिया। तो आपको नहीं समझ में आता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ईमानदार नहीं है, बीजेपी के एक विंग के तौर पे काम कर रहा है, बीजेपी का वो सहायक बना हुआ है। जब तक इलेक्शन ईमानदारी से न हो, जनता तो वोट दे ही रही है। तो यहाँ मेरा एक सवाल और आ रहा है, हम आज़ाद हैं, हम किसी भी पार्टी में रहते हैं, ये जितने भी सरकारी अफसरान हैं या फिर चुनाव आयोग है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर तमाम जज और वकील, यहाँ तक के राष्ट्रपति भी किसी न किसी पार्टी को वोट डालते हैं, तो वो पार्टी के पक्ष में वो करेंगे। ये सही है या गलत है? ये गलत होता है। यही ईवीएम मशीन है। कांग्रेस अगर इस तरह से सोची होती तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं आते, बीजेपी की सरकारें नहीं बनती। या दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, इसी ईवीएम का विरोध पूरी भाजपा ने किया था और आज भाजपा उसके सपोर्ट में है। और तीसरी बात, जो ब्यूरोक्रेटों की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जाते जाते जितने जगहों पर यूपी में बुलडोजर चला था, जितने घरों पर, कहा आप इस तरह से किसी का घर तोड़ नहीं सकते। जिन जिलों का घर गिरा है उनको 25-25 लाख जुर्माना उत्तर प्रदेश सरकार दे। यानी एक तरह का उत्तर प्रदेश सरकार और उन ब्यूरोक्रेटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, अब फिलहाल चंद्रबाबू नायडू के पास 16 एमपी हैं और नीतीश कुमार के पास 12 एमपी हैं। वो 16 और ये 12, उनको आपकी तरफ लेने के लिए आपके पास मंसूबा क्या है? देखिए, ये बड़े नेता हमारे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। 50 साल का राजनीतिक करियर है। ये उन लोगों की ड्यूटी है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 एमपी हैं। 16 जमा 12, 16 जमा 12 यानी आपका हो गया 28। और 2 इनके सहयोगी हैं, उनके भी एमपी हैं चंद्रबाबू नायडू के 30 हो गए ना। 30 हो गए। तो 300 में से जब 30 जाएगा तो 70 बचता है। आज 291 पॉइंट के हुए हैं। और सभी लोगों को पता है, ये जगन मोहन रेड्डी को भी पता है ये बात कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। आप उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, पटनायक साहब हर जगह उनका कहा मानते थे। जगन मोहन रेड्डी को देख लीजिए,
वो भी एकदम ताव ठोक के, जगन मोहन रेड्डी भी लगभग समाप्त हो चुके हैं, और वहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा के, वो भी लगभग समाप्त हो गए। देखिए, मेरा यहाँ और एक सवाल आ रहा है। देखो, अपने हालात को बनाए रखने, मैनेज करने में मोदी जी नंबर 1 है। एक मिनट मेरा सवाल पूरा सुनिए। नंबर 1 है। अब आपका एक मनसूबा ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी और ये चंद्रबाबू नायडू और उनके साथी आपके पास लेने के लिए सीएम इब्राहिम साहब को आप जिम्मेदारी देंगे तो ये काम वो बखूबी निभाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? अंदर खाते से चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार जी से इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं, बातचीत हो चुकी है। 23 नवंबर का इंतज़ार है, क्योंकि अगर ये दोनों जाएंगे नहीं तो इनकी पार्टी टूट जाएगी। नहीं, पार्टी तोड़ भी सकते हैं आप अगर चाहें तो। 16 एमपीओं को पूरे के पूरे मंत्री बना सकते हैं, या 12 के 12 पूरे मंत्री बना सकते हैं, और 2 है ना उनको। अरे भाई, नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल भी पूरा सुनिए। देखिए, सेंटर में अगर 80 मिनिस्टर बन सकते हैं, 80 मिनिस्टर बन सकते हैं, तो यहाँ कांग्रेस को कुर्बानी देने की ज़रूरत है। 5 साल का पीरियड किसी और को पीएम बनाकर खुद बाहर रहकर सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना। या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दोनों को बिठा कर उनको क्या 24 के पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मना लेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके 16 एमपी, इनके 18 एमपी को, 1, 2, 30 एमपी को पूरे के पूरे मंत्री बना देंगे तो मानेंगे ना। देखिए, ये हाईकमान का फैसला है, बातचीत हो चुकी है, ये लोग आएंगे, किसको क्या बनना है वो तय हो गया है लगभग। आप वक्त का इंतज़ार कीजिए। नहीं, मुझे आज आप मेरे घर आए और 2018 से आप जैसा माहिर जो मेरे सवालात के हर सवाल का जवाब दे सके कोई नहीं आया, तो आप आज आए हैं। तो आपकी कांग्रेस में कहाँ तक चलती है? मेरी कांग्रेस में चलती क्या है, मैं अपना सुझाव देता हूँ। जो अगर अच्छा सुझाव लगता है तो पार्टी मान लेती है, नहीं लगता है नहीं मानती है। मैं आपको 2018 से जानता हूँ। आप एक दानेश्वर हैं, आप एक दानेश्वर हैं, तजुर्बाकार हैं, हिम्मत वाले हैं, कड़ा बोलते हैं और ईमानदार हैं। आप पर कोई धब्बा नहीं है। तो आपकी बात क्यों नहीं मानते कांग्रेस वाले? राहुल गांधी भी ईमानदार हैं, पंडित राहुल गांधी ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, झूठ ढठाई वो भी नहीं बोलते हैं, और तमाम पत्रकार उनसे तारीफ भी करते हैं उनकी। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि थोड़ा वक्त का इंतज़ार कर लिया जाए। तेल देखिए और तेल की धार देखिए। निधि शर्मा जी, आप कहाँ से, आपका पूरा तारुफ बताइए। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं केरला मतलब बाय नोट गई थी इलेक्शन के लिए, और आज मुझे बॉम्बे भी जाना है। मध्य प्रदेश से आई हुई हूँ। जी, मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हो? मैं मध्य प्रदेश में गोले का मंदिर, ग्वालियर रहती हूँ। अच्छा, आपका नंबर? 8319615334। जी, हम एक महिला मुहिम चला रहे हैं। हाँ जी। 33% लेडीज़ रिजर्वेशन है ना, उसके लिए कई औरतें जो है आगे बढ़ने डरते हैं। उसकी वजह यह है कि फाइनेंस को डरते हैं। तो ऐसे वक्त में एक ख़वातीन होने के नाते, आप AICC की जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते, ख़वातीन को माहौल को किस तरह बनाना चाहिए जो आने वाला 33% रिजर्वेशन को उसका इस्तेफ़ादा उठाना है, तो क्या करें? देखिए, जो आपने मुहिम चलाई है, मुहिम जो चलाई है, क्या नाम है, 33% लेडीज़ रिजर्वेशन। हाँ, तो सदस्यता दिलाना है महिलाओं को इकट्ठा करना है। एक महिला घर से निकलेगी तो 4 महिलाओं को लेकर निकलेगी।
सदस्यता तो ऑलरेडी है, लेकिन सवाल यहाँ क्या आ रहा है, पार्टी एक तो पार्टी टिकट नहीं देती और जमीनी नेता को टिकट नहीं देती। संगठन कमज़ोर है महिलाओं का। महिलाओं का संगठन कमज़ोर है। कैसे? क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंट्स आगे बढ़ने ही नहीं देते महिलाओं को। क्यों? अब इसका रीज़न तो पार्टी में मैं क्या बताऊँ, ये तो बड़े लीडर ही जानते हैं। अब नहीं बताएंगे तो आगे आप नेता कैसे बनेंगे? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। और टिप्पणी तो आपको करना ही होगा, क्योंकि आप आज नहीं कल एमएलए बनना है। हर महिला चाहती है कि मैं एमएलए एमपी बनूं, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियां भी होती हैं, बाहर निकलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि समाज उसको आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि यहाँ पे जेंट्स उस महिला को आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि गलत निगाहें जो महिलाओं पे पड़ती हैं तो घर वाले उससे डरते हैं, तो महिलाएं आगे बढ़ नहीं पाती। तो ये यहाँ एक बात आपसे पूछ रहा हूँ मैं, देखो आप महिला होने के नाते आपके साथ आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, आपके शोहर हैं, आपके ससुर हैं, आपके फर्जंद हैं, आपके दामाद हैं, इनके अलावा आपके देवर और जेठ हैं। ये पूरी फौज आपके साथ रहते हुए आप डरते क्यों हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने शादी नहीं की और मेरे जेवर जेठ नहीं हैं। मेरे फादर अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं अगस्त में। उनका मेरे पास बहुत सपोर्ट था। और अभी मेरे अंकल हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी, उनका भी मेरे पास बहुत बड़ा मतलब सिर पे हाथ है, जिनकी बदौलत मैं राजनीति कर रही हूँ। ये जयप्रकाश चतुर्वेदी जो हैं एक फौलाद हैं, फौलाद। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे पिता का जो भी कमी है ये पूरी करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और उनके साथ साथ हम भी आपके साथ हैं, आप बिन फिक्र रहिए। मैं ये चाह रहा हूँ, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी आपको एमएलए बनाना मैं चाह रहा हूँ। और मैं जहाँ चाहता हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं, वो लब्बैक बोलते हैं। तो इसलिए आपके पास पैसा ना होते हुए भी आप पार्टी का टिकट लेने के लिए क्या करेंगे? मैं संगठन को मजबूत करूंगी। संगठन मजबूत होगा तो मेरी मांग करेगा। बिल्कुल। तो संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह करेंगे? महिलाओं के काम कराना और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनका सपोर्ट करना। मैं यहाँ तुम्हारा थोड़ा राय दे रहा हूँ, तुम किस तरह करेंगे? तो एक लोकसभा की एरिया चुन लेना, जहाँ 8 लोग एमएलए होते हैं एक लोकसभा को। तो लोकसभा को किसी और को तैयार करना और 7 लोग और दूसरे लेडीज जो जिनके पास पैसा है, आपका जो 8 के बीच में एक फ्री हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है महिलाओं को रोजगार दिलाना, ये मेरा मोटिव रहेगा। नहीं, रोजगार दिलाना ये वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन नेता को तैयार करना तुम देखो, एक लोकसभा में एक एमपी होता है जी, ठीक है, तो 8 एमएलए होते हैं, ठीक है, कई नगर निगम होते हैं, तालुक पंचायत होते हैं, पूर्व सभा होते हैं और तुम्हारे ग्राम पंचायत होते हैं। वहाँ पर लेडीज को उभारना, आप अगर उभारेंगे तो तमाम तुम्हारे सपोर्ट को ठहरेंगे, जब जाके तुम्हें टिकट मिलेगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही बात सही है कि मुझे संगठन में आगे बढ़ के काम करना है और अपने संगठन को अपने साथ में लेकर चलना है, हर महिलाओं का सपोर्ट करना है, ये मेरा दायित्व है। तो इसी सिलसिले में हम 24 तारीख को दिल्ली में गालिब अकाडमी मरकज़ के पास निजामुद्दीन बाबा दरगाह के बाजू वहाँ एक मीटिंग बुला रहे हैं, जिसमें आप जैसे ख़वातीन को एमएलए, नगर निगम पूरे लीडर्स आ रहे हैं। आपके साथ कितने लोग आएंगे? मेरे साथ आप जितना बोलेंगे उतने महिलाएं आ जाएंगी मेरे। माशाल्लाह। जितनी महिलाएं आप मुझसे मंगाएंगे, मैं महिलाएं को लेकर आपके पास आऊँगी दिल्ली। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी ताकत है आपके साथ, है ना। मैं काफ़ी संगठनों से जुड़ी हूँ, आशा कार्यकर्ता वगैरह सारे मेरे सपोर्ट में हैं। आशा कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं? अच्छा। उनके सदर कौन है? अभी मैं उसमें उपाध्यक्ष हूँ। माशाल्लाह। सदर कौन है? सदर तो अभी मुझे नहीं पता है उनका। तो आप नायब सदर कैसा बने? मैं उपाध्यक्ष उन्होंने बनाई हूँ संगठन में। तो आपके तमाम लोगों के नंबर कलेक्ट कर लेंगे आप? हाँ।
तो कलेक्ट कर लो 24 दिसंबर, 24 अभी 2 महीने टाइम है, 24 दिसंबर को। तो आप 24 दिसंबर को इस देश की महिलाओं को आने के लिए दावत देंगे? बिल्कुल दूंगी। दे दो। मैं महिलाओं को दावत देती हूँ 24 दिसंबर को महिलाएं दिल्ली में आएँ और अपने आप को मजबूत करें जी, इसी आशा के साथ। जी 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 बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर, बड़ों का। हमारे घर पर आकर आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो आप मेरे बारे में क्या बताना है बता दीजिए। ले लो। देखिए भाई साहब जो हैं समाज के लिए धर्मों से ऊपर उठ करके इंसानियत, एक नेक दिल इंसान बन करके लोगों की मदद करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। यही वक्त की मांग है। मैं कहूँगा, कर्नाटक वासियों से भी अनुरोध करूँगा, देशवासियों से भी अनुरोध करूँगा कि एक ईमानदार व्यक्ति के पीछे लग जाओ, भला हो जाएगा। और हजरत भाई जो हैं ये बड़े नेक दिल इंसान हैं, मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ। मैंने भी सेना में नौकरी की है, तो वहाँ भी देश के कोने कोने से लोग आते हैं, सिपाही रहते हैं, सैनिक रहते हैं। उनके बीच हमको काम करने का मौका मिला है। तो लगभग हर भाषा के लोग, हर धर्म के लोगों को मैं भली भांति जानता हूँ। और सभी लोगों को सच्चाई के रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। महात्मा गांधी इस देश के रहे हैं, राष्ट्रपिता की उपाधि जिन्हें दी गई है। भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का निर्माता जिसे कहा जाता है, वैसे व्यक्ति उन लोगों के सुझाए मार्गों पे चलना चाहिए। इस देश में अगर बनना ही है तो ब्रिगेडियर उस्मान साहब बनो, बनना ही है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बनो, बनना ही है तो महात्मा गांधी बनो, बनना ही है तो पंडित नेहरू इंदिरा गांधी बनो, बनना ही है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बनो, बनना ही है तो राहुल गांधी बनो, बनना ही है तो त्याग की मूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी बनो। क्योंकि उनका जो त्याग रहा है वो हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति से कोसों दूर पैदा हुई थी, लेकिन इस सरजमी को, भारत खंड को अपनाया और यहाँ के लोगों से मोहब्बत किया उन्होंने। वो जिस धर्म से बिलोंग करती हैं, हर धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करें, यही मेरा संदेश है। और भाई साहब के साथ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। जो मेरी ताकत होगी मैं इन्हें प्रदान करूँगा। और मैं जानता हूँ कि सफलता इनके कदम चूमेगी और एक कर्नाटक में मिसाल कायम करेंगे, देश में एक मिसाल कायम करेंगे। देखिए, जब सोनिया गांधी इस तरह त्याग करके एक पूरे देश का दिल जीत लिए हैं, इसी तरह मैं निधि शर्मा जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी तमाम ख़वातीन के साथ साथ बाप का, भाई का और दीगर लोगों का दिल जीत लेंगे, खुद भी नेता बनेंगे और अपने साथियों को नेता बनाएंगे। ये कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।